जो एक लव बैच में है उनके लिए स्टार्ट होने वाला है। आज मैं अनाउंस कर दूंगा नेक्स्ट टेस्ट ऑडिट का। मेरे पास एक मैसेज आया है कि सर हमने एनबीएफसी पढ़ लिया आरुषि का, और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनका क्या हाल है। अभी 15-20 स्टूडेंट डन हो गया डन। किसी का अनम्यूट है प्लीज एक बार, अदरवाइज फिर मैं चेक करता हूँ। चलो सर मुझे एक बताओ, 50-50 टेस्ट क्या होता है। दो टॉपिक रहते हैं, चलो वो तो हो जाएगा। 50-50 टेस्ट क्या होता है एनबीएफसी में, कोई मुझे बता सकता है। 50-50 टेस्ट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज 50-50 टेस्ट? टोटल एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स किसी का रहा है, इनकम एंड एसेट, ठीक है। सर इनकम में नेट इनकम देखते हैं 50% के लिए, क्या देखते हैं, नेट इनकम या ग्रॉस इनकम? पहले बताओ ग्रॉस या नेट। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर जाएगी एग्जाम में। इस बार भी एनबीएफसी का जो क्वेश्चन आया था वो 1% को लेके बहुत कंफ्यूज हो गए थे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको 50% याद रहता है सर, मोर देन 50 है या 50% भी चलेगा? मोर देन मतलब कहीं ना कहीं आपको मेजोरिटी वाली जो हमेशा पढ़ते आए मोर देन 50% वाली बात है, वही बात आपको यहाँ पे पता करनी है, ठीक है। सर 50% ऑफ व्हाट, चलो 50% ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल इनकम क्या है बताओ। फाइनेंशियल एसेट्स क्या फाइनेंशियल में लोन एडवांसेस आएंगे? यस, ठीक है। चलो इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। मैंने क्या एग्जाम में गलती किया था वो भी मैं बताऊंगा। एक अच्छा क्वेश्चन आया था बट ठीक है, यहाँ पे मुझे मार्क्स अच्छे मिले थे। छोटा मोटा एक क्वेश्चन का मिस्टेक हुआ था बट फाइनल आंसर प्रॉपर हुआ था। आ जाओ एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सर सबसे पहले 50-50 टेस्ट किसके लिए होता है? 50-50 टेस्ट इज प्रॉपरली यूज्ड इन एनबीएफसी कंपनीज, ठीक है। नॉट बैंकिंग, नॉट इंश्योरेंस, नॉट स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी, इज प्रॉपरली यूज इन एनबीएफसी कंपनी, जिसमें 50% ऑफ जो आपको फाइनेंशियल इनकम है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। एंड 50% जो आपका टोटल एसेट्स है, सॉरी टोटल एसेट्स का 50% ज़्यादा आपका क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल एसेट्स। अभी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स को लेके बहुत ध्यान रखना है। टोटल एसेट्स में से आपको इंटेंजिबल एसेट्स को माइनस करना है। ये एक छोटी सी मिस्टेक जो होती है स्टूडेंट्स काफ़ी करते हैं। सर पहला, हाँ देखो ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन हो सकता है, ए एंड सी, ठीक है। सर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DIGC इज अवेलेबल टू, देखो अवेलेबल टू बैंक्स या नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ एनबीएफसी, दोनों बोल सकते हो। तो यहाँ पे ए और सी आपको दोनों होगा। सर देखो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऑथर की बुक में ना मैंने एक क्वेश्चन मिसिंग देखा था, मतलब उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, सॉरी उसके नोट्स में ही मिसिंग था वो चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। एक पोर्शन आप देखोगे जहाँ पे बैंक और एनबीएफसी के बीच में डिफरेंस पढ़ना है। सर आपने किसी ने ये टॉपिक पढ़ा है कि बैंक और एनबीएफसी के बीच का डिफरेंस? किसी ने टॉपिक पढ़ा है बैंक और एनबीएफसी के बीच का डिफरेंस? चलो पहला डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस आपको यहाँ पे एमसीक्यू के थ्रू पता चल गया कि डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो होता है DICGC, ये किसको अवेलेबल होता है? ये बैंकिंग कंपनीज को अवेलेबल होता है बट नॉट अवेलेबल फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। पहला डिफरेंस तो, ठीक है। सर पहला डिफरेंस आपको यहीं से एमसीक्यू के द्वारा पता चल गया। सर दो डिफरेंस और है, कोई मुझे बता सकता है? बहुत ऑथर की बुक में मिसिंग देखा है मैंने टॉपिक्स, ठीक है। दो दो डिफरेंस पूरा बोलो। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, क्या एनबीएफसी टर्म डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है? फिक्स डिमांड डिपॉजिट, एक सेकेंड, ठीक है। मतलब राजदीप का है एनबीएफसी के, हाँ मतलब डिमांड डिपॉजिट एनबीएफसी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस। सर तीसरा डिफरेंस बताओ। एक वर्ड में कीवर्ड ढूंढ रहा हूँ। हाँ चेक इशू, ठीक है। बैंक चेक इशू कर सकते हैं, एनबीएफसी चेक इशू नहीं कर सकता है। एक और है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट बेस, मतलब बहुत बुक में भी क्वेश्चन शायद इस पे नहीं बना है, कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। एमसीक्यू में पर्सनली मैंने इसको बहुत देखा है, ठीक है। हाँ ए, मैंने क्या बोला, ए भी हो सकता है सी हो सकता है, दोनों चीज़ें, या तो ए और सी दोनों लगा दो चलेगा, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया ये टॉपिक, ठीक है। सर एक चीज़ आप मिस कर रहे हो इस टॉपिक में, बताओ। देखो बहुत अच्छा बोला आपने, डिमांड डिपॉजिट के रिगार्डिंग आपने बात बताई, DIGC के रिगार्डिंग आपने बात बताई, ठीक है। चेक के रिगार्डिंग बात बताई। एक पॉइंट और मिस हो रहा है, कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन नहीं है कहीं पे बट टॉपिक है बहुत अच्छा, 3-4 पॉइंटर्स है तो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ जाके नोट डाउन कर लो अगर आपके नोट्स में मिसिंग है तो। सर प्रायोरिटी सेक्टर्स, कोई ऐसा आपने कुछ वर्ड पढ़ा है? आई थिंक प्रायोरिटी सेक्टर के रिगार्डिंग है कि एनबीएफसी एंड बैंकिंग को प्रायोरिटी सेक्टर्स कुछ ऐसा है यहाँ पे, ठीक है।
मेरे को भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं रिकॉल हो रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, ठीक है, फार्मिंग एंड ऑल, ये सब बैंकिंग को प्रोवाइड है, ठीक है, आप इसमें डील कर सकते हो, बट यहाँ पे एनबीएफसी को प्रायोरिटाइज सेक्टर्स ये सब नहीं प्रोवाइड है। वहाँ पे आप जाके देखोगे थर्ड पॉइंट इसी के रिगार्डिंग है। तो टोटल 4 पॉइंटर्स है, आपको ये 4 पॉइंटर्स आने चाहिए कैसे भी करके। 50-50 टेस्ट इज प्रॉपर्ली यूज इन एनबीएफसी, ठीक है। एंड दो कंसेप्चुअल बेस से आप देख लेना। आते हैं मेन डिस्क्रिप्टिव पे। सर चलो पहले डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको बोलना है, मैं पूछूंगा। बेसिकली हम अभी रिकॉल कर रहे हैं, पढ़ आपने लिया है, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, 1 घंटा में रिकॉल करते कितना अच्छे से याद हो रहा है, कोई बुक नहीं पढ़ेगा, जितना जिसने पढ़ा है मेरे बोलने आंसर बोलने से पहले आपको अपना आंसर देना। अगर आप कर पा रहे हो ये चीज़, समझ जाओ आपने मतलब ऑडिट का आधा खेल, ये जो छोटे चैप्टर्स हैं इनमें आपने जीत गया, ठीक है। आ जाओ सर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ओएम एंड कंपनी इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। सर कौन सा ऑडिटर है ये, स्टैट ऑडिटर ऑफ ओटैप्स, OTEPS एनबीएफसी लिमिटेड, वाइल प्लानिंग द ऑडिट प्रोसीजर। सर क्या है, स्टैट ऑडिटर है। अब जब हम प्लानिंग कर रहे हैं ऑडिट प्रोसीजर्स का, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क भी हुआ इसमें एंड अच्छा खासा पॉइंटर्स कवर्ड होगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखो एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, कौन सा ऑडिटर है, स्टैट ऑडिटर है। अब वो अपना ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान कर रहा है ड्यूरिंग, प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है। While planning the audit procedure to be done during the audit of entity, there was a difference of opinion between O and his partner M. O के ओपिनियन में क्या है कि जो एवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, सर इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, लाइक एडवांसेस के रिगार्डिंग प्रॉपर बुकिंग हुई कि नहीं हुई, अगर एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट वाला है तो उसके रिगार्डिंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव को प्रॉपर बुक किया कि नहीं किया। मतलब इंटरनल कंट्रोल इज बेसिकली एसओपी चेक करना कि हाँ किस तरीके से वो काम कर रही है, इंटरनल कंट्रोल का वीक तो नहीं हो रही है। एंड वेरिफिकेशन विद आरबीआई शैल नॉट बी द पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मतलब ये बोल रहा है ओ कि हम स्टैट ऑडिटर है एंड जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है एनबीएफसी का, और जो रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग जो हमें चेक करना पड़ता है आरबीआई से, उनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो हमारा पार्ट नहीं है, वो इंटरनल ऑडिटर आके चेक करेगा इंटरनल ऑडिट के दौरान। तो ब्रीफली स्टेट व्हाट ब्रॉड एरियाज शुड मैंडेटरी बिकम पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग किसके, स्टैट ऑडिटर के लिए, ठीक है। तो सर बताओ पहले क्या ये सही बोल रहा है कि हमें एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन चेक नहीं करना है, वो सब तो इंटरनल ऑडिट चेक करेगा, हम इंटरनल कंट्रोल नहीं चेक करना है? क्या लग रहा है ये सही बोल रहा है? नहीं, बेसिकली आपको पढ़ाया गया स्टार्टिंग से ही कि एनबीएफसी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड नेट ओन फंड कितना है, कोई मुझे बता सकता है नेट ओन फंड कितना है? 2 करोड़, 2 करोड़, ठीक है। मतलब देखो कहीं ना कहीं एक है ना, आपको पहले आंसर फ्रेम करना। देखो सबसे पहले क्या बोला आपको, पहले समझाया कि वो जो है वो आर्गुमेंट कर रहा है कि ये सब जो पार्ट होता है ना, रजिस्ट्रेशन चेक करना, इंटरनल कंट्रोल चेक करना, वो हमारे पार्ट नहीं, वो इंटरनल ऑडिट के पार्ट में है, तो हमें ये सब ध्यान नहीं देना है। तो लेकिन देखो क्वेश्चन में 2 चीज पूछा है। पहले क्या पूछा है, ब्रीफली स्टेट व्हाट ब्रॉड एरिया शुड मैंडेटरी बिकम पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। पहले आपको ये बताना। देखो स्टूडेंट से मिस्टेक्स क्या और एग्जाम में वो क्वेश्चन को समझ नहीं रहे, रिक्वायरमेंट दो रिक्वायरमेंट होता है बट उसमें ना हिडन होता है, समझो। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल्सो कमेंट वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर ओ इज करेक्ट। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा किस किस एरियाज में ध्यान देना है, फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा, अरे नहीं भाई ओ जो है ना पागल है, ओ को ये भी समझाओ कि रजिस्ट्रेशन भी चेक करना है एंड इंटरनल कंट्रोल भी चेक करना है। तो सर सबसे पहले चलो मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ कितना अच्छा किसका एप्लीकेशन ऑफ माइंड। सर अब न्यू क्वेश्चन आप पूछते हो ना, सर न्यू क्वेश्चन कैसे डील करें, आपके एप्लीकेशन ऑफ माइंड से। सर सबसे पहले आप एनबीएफसी के रिगार्डिंग ऑडिट करने जा रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या पता करोगे उसका? एसेटेंस बिजनेस ऑफ कंपनी, बिजनेस 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 बिजनेस, चलो सही है, मतलब सही ने सबने सही बताया। बिजनेस ऑफ द कंपनी क्या बिजनेस है, कैसे है, कैसे पता चलती है उसकी? अगर मैं सिंपल बोलूँ कोई आउटसाइड डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें आपको, हाँ ये वर्ड शिवम मिश्रा, ठीक है सही है, ट्विंकल सही है, ठीक है। सर एमओए और एओए, जैसे आपने पढ़ा होगा अल्ट्रा वाइडनेस जो स्टार्टिंग फाउंडेशन से पढ़ते आए हो, सर बेसिकली क्या है, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। मतलब आपके एमओए में आपका ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा एंड एओए में आपका इंटरनल प्रोसीजर्स पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऑडिट करने से पहले आपको उस बिजनेस को समझना पड़ेगा। सब बिजनेस समझेंगे कैसे, बिजनेस समझेंगे हम द फर्स्ट स्टेप। देखो ये कीवर्ड्स, देखो हमेशा रखो ये बाहर वाले कीवर्ड्स आपको याद करने हैं, ठीक है, डिट्टो याद करने, यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा लिख के मत आना। अंदर का बनाओ कहानी। अब कहानी ये नहीं कि कुछ भी बना रहे हो, एटलीस्ट 2-3 कीवर्ड्स उसको चाहिए। सच कीवर्ड्स मतलब दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन कैरिंग अ, फर्स्ट स्टेप लिखना पड़ेगा बिकॉज आप इसको लास्ट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस काम देता है। तो ascertain the business of company, that is the first step in the carrying out audit of NBFC is to scan through the memorandum and article of association of the company, ठीक है, कि किस टाइप का बिजनेस चल रहा है इसका, ठीक है, एनबीएफसी किस क्लासिफिकेशन पे है, ठीक है। एक अमेंडमेंट आया था अभी, शायद आप देख लेना, इसका क्वेश्चन ऐड ऑन नहीं हुआ, उसको आप थोड़ा सा अलग से देखना, ठीक है। लेयर को लेके, लेयर किस किसने पढ़ रखा है, शायद आई थिंक लेयर को लेके मई 23 के आरटीपी में एक क्वेश्चन ने पूछा भी था, ठीक है। एक वो देख लेना। देखो मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्टिव कम चांस है बट एक एमसीक्यू वहां से कुछ ना कुछ बन सकता है। तो 3 लेयर वाला है,
वो आप एक बार प्लीज नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वो मैं अभी जब स्टडी मैट सेक्शन फ्री में डालूंगा कुछ क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी एक बार और आने दो। आरटीपी तो आ चुका है, उसको मैं देखने दो, एमटीपी देखने दो, बिकॉज लेयर के रिगार्डिंग कुछ आईसीए ने क्वेश्चन ड्राफ्ट किए कि नहीं किए, ठीक है। अब 4 लेयर, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि बिजनेस को असरटेन करो, मतलब बिजनेस को आइडेंटिफाइड करो कि यार एमओए एंड एओए को पढ़ के। सर दूसरा क्या हो सकता है, चलो बिजनेस आइडेंटिफाइड हो गया, देखो ये कीवर्ड्स एंड कीवर्ड्स याद रखना, एमओए एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो आपको पता करना है, एंड क्लासिफिकेशन किस क्लासिफिकेशन में एमबीएफसी आ रहा है, पब्लिक डिपॉजिट लेने वाला एमबीएफसी है या नहीं, ये सब आपको बताना पड़ेगा। सर दूसरा क्या है, इंटरनल कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं वो वाली बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, मतलब हमें इंटरनल कंट्रोल भी आपका चेक करना है, ठीक है। सर इंटरनल कंट्रोल मतलब बेसिकली वो आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में किस वे में वो काम कर रहा है, वो सारे वे में चेकलिस्ट में कंट्रोल लगा कि नहीं लगा है। मतलब यहाँ पे क्या बोला, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेसिकली मींस एन ऑडिटर शुड गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल एंड अडॉप्टेड बाय द एनबीएफसी रिगार्डिंग द नेचर टाइमिंग स्टेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। सर यहाँ पे बेसिकली आपको एक वर्ड मिलेगा, ठीक है। मतलब हाँ ये देखो पीरियोडिकल रिव्यू, सब पीरियोडिकल रिव्यूज ऑफ एडवांसेस, सब पीरियोडिकल रिव्यू, और यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो कि वीकली मंथली। तो इंटरनल कंट्रोल मतलब जो भी आप लोन्स एंड एडवांसेस आ रहे हो उसको प्रॉपर्ली रिव्यू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, मतलब आपके काम करने का तरीका कोई हम इवेल्युएट कर रहे हैं। सर अगर मान लो पीरियोडिकल रिव्यू नहीं हो पाएगा तो एनबीएफसी के बहुत सारे लोन एडवांसेस क्या हो जाएंगे भाई, मुझे बताओ कोई एनबीएफसी के लोन एडवांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत सारे। एंड आगे जाके एक टॉपिक भी है इसमें, अगर मान लो पीरियोडिकल रिव्यू नहीं हो तो एनबीएफसी के बहुत सारे लोन एडवांसेस एनपीए हो जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए, आपके फायदे के लिए बोला जा रहा है कि अपना इंटरनल कंट्रोल है उसका इवोल्यूशन हमें करने दो, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम पीरियोडिकल रिव्यू आप नहीं करोगे, हम उसको चेक नहीं करेंगे, कल के हो सकता है मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि अगर एब्सेंस हो, जैसे ये पीरियोडिकल रिव्यू। सर कीवर्ड्स आपको बहुत हाईलाइट करते चलना है, यही कीवर्ड्स अंदर मिला के आप लिखते हो ना कॉम्बिनेशन में, मैं गारंटी बोल रहा हूँ 5 आउट ऑफ 5 में तो 5-6 क्वेश्चन मिले एंड बस अंदर का कंटेंट आपको अच्छे से कीवर्ड्स प्लस आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ लिखना क्या है, मतलब उल्टा सीधा नहीं लिख सकते, एक दो कीवर्ड्स आपको याद करना पड़ेगा। लाइक इसमें क्या है कि इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए रिगार्डिंग विद एडवांसेस एंड लोन, पीरियोडिकल रिव्यू करना पड़ेगा आपको इस चीज को, ठीक है। सर तीसरा क्या है, ठीक है हमने पता कर लिया कि हमारा बिजनेस एनबीएफसी का बिजनेस क्या है, दूसरा पता कर लिया इसका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, तीसरा रजिस्ट्रेशन। सर क्या एनबीएफसी को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, मुझे बताओ कोई क्या एनबीएफसी को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा? यस, ठीक है। मतलब मैं देखो आ जाते हैं पॉइंट, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई एज पर सेक्शन 45 आईए। सर 45 आईए कहीं और पढ़ा है आपने? 45 आईए कहीं और पढ़ा है आपने? कारो में पढ़ा है, ठीक है। हाँ, कारो 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 आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो सर ये सेक्शन याद करना है, बिल्कुल याद करना है। अब बोलते हो ना कहाँ कहाँ याद करना है, ये आपको याद करना पड़ेगा। आगे भी एक क्वेश्चन आएगा आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट को लेके, वहाँ भी 2-3 चीज़ें हैं। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट में तो सारा गेम तो वो 3 चीज़ का, सर रटाफिकेशन है, नंबर ए सेक्शन 45 आइए आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर इसको याद करना पड़ेगा, एनबीएफसी में फुल मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्शन 45 आइए ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 has made it incumbent on the part of all the NBFC to comply with registration requirement and have minimum net on fund। सर मिनिमम नेट ऑन फंड पहले 25 लाख, नाउ अब भूल जाओ सब, ठीक है, 2 करोड़ रुपीस, ठीक है। मिनिमम नेट ऑन फंड 2 करोड़ रुपीस, ठीक है। सर एंड बोला है मतलब दोनों साथ रजिस्ट्रेशन लेके आ रहे हो एंड आपको अपना मिनिमम नेट ऑन फंड 2 करोड़ रुपया कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा, एंड आपको कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आरबीआई देगा वो आपको रखना पड़ेगा। ये चीज ऑडिटर को चेक करना है। तो ऊपर जो 2 पॉइंट बोला था मिस्टर ओ ने कि हमें इंटरनल कंट्रोल नहीं चेक करना है, हमें रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई नहीं चेक करना है, भाई साहब ये दोनों हमें चेक करते हुए नीचे पहुंचना है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। सर एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स, देखो ये चौथा पॉइंट आगे आने वाला है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ पोजीशन उसके रिगार्डिंग ही बात किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 5वां पॉइंट समझाओ। सर एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स, एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स करके एक टॉपिक है आपके कॉन्सेप्ट नोट्स में, किस किस ने वो टॉपिक पढ़ा रिगार्डिंग विद द इनकम रिकॉग्निशन, ठीक है। हाँ मतलब एसेट क्लासिफिकेशन कि कौन सा डाउटफुल वाला में जाएगा, कौन सा कहाँ जाएगा, रिगार्डिंग विद द इनकम रिकॉग्निशन। अगर कोई पिछले साल एनपीए है, इस साल अगर उसका रिकवरी हो चुका है, या मान लो इस साल होके वो एनपीए हो गया तो आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जितने प्रूडेंशियल नॉर्म्स, यहाँ पे प्रूडेंशियल नॉर्म आपको समझाना नहीं है, बिकॉज आपको इतना बताना है कि एनबीएफसी को अपना प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आपके आगे वाले कॉन्सेप्ट नोट्स में देखोगे, आई थिंक मिड ऑफ द चैप्टर में आया हुआ है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो चेक कंप्लायंस विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स
कंपेजिंग इनकम रिकॉग्निशन, ठीक है, इनकम रिकॉग्निशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो भी अगर एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट वाली है, लाइक उसको डिविडेंड इंटरेस्ट मिला तो प्रॉपर्ली रिसीव, प्रॉपर्ली अकाउंटिंग हुआ या नहीं हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है अगर वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो? आगे क्वेश्चन भी है AS13, ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्ली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, एसेट क्लासिफिकेशन, एसेट क्लासिफिकेशन आपको डाउटफुल डेब्ट्स वाले आ गया है, स्टैंडर्ड वाला आ गया, सब स्टैंडर्ड वाला आ गया, प्रोविजनिंग फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स, प्रोविजन ऑफ ग्रांटिंग लोन बाय एनबीएफसी ऑन इट्स ओन शेयर्स, प्रोविजन लोन एडवांसेस फॉर फेलियर टू रिपोर्ट रीपे पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये सबका एक एक टॉपिक है ना, आगे क्वेश्चन है। अभी पब्लिक डिपॉजिट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, मेरा अगर फेवरेट क्वेश्चन पूछो ना तो अभी एक क्वेश्चन आने वाला है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, मतलब हाई चांसेस है उसके, ठीक है, हाई चांसेस है। नहीं देखो अभी यहाँ पे इंडेक्स लिख के मत ना, एएससी है तो एएससी समझाना है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ इंडेक्स वाली बात है वो सीएफएस में है, ठीक है। तो सर लास्ट में देखो, अब देखो गलती क्या होती है, देखो मैं स्लो इसलिए जाता हूँ, थोड़ा डिस्कशन रखता हूँ, बिकॉज मेरा मेन मुद्दा पढ़ाना नहीं है, पहले तो आपको रिकॉल करवाना है, ठीक है। ऑलरेडी आपने सबने पढ़ा हुआ है, अच्छे अच्छे ऑथर से पढ़ रखा होगा, अच्छे अच्छे फैकल्टी से पढ़ रखा होगा, बट अगर आप क्विक रिवाइज रिकॉल नहीं करोगे ना तो शायद ये सब कुछ काम ही नहीं आने वाला। इसलिए मैं बोलता हूँ टारगेट्स प्लस रिकॉल के साथ आपको ये चीज़ देखना है। अब देखो सर सुनो, 5 पॉइंटर्स है मेरे साथ है ना, 5 पॉइंटर्स या 4 पॉइंटर्स, बेसिकली एक पॉइंटर लगभग लगभग एमओए वाला है। पहला पॉइंटर क्या है एनबीएफसी वाले केस में, पहला पॉइंटर क्या ध्यान रखना, सबसे पहले आपको बिजनेस के बारे में पता करना है, ठीक है। कोई आंसर लिख दो भाई, मैं ही चिल्ला रहा हूँ, आप लोग कुछ बताओ, ठीक है, बिजनेस, ठीक है, बस इतना लिख दो, हिंट दे दो कि हाँ सर मेरे को याद है, बिजनेस 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 एमओए ए, ठीक है। दूसरा पॉइंटर क्या था, इंटरनल कंट्रोल, आईसी इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अगर मैं कीवर्ड्स पूछूं तो क्या कीवर्ड्स हैं, अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूं तो नहीं नहीं, इंटरनल कंट्रोल में कीवर्ड्स बताओ भाई। पीरियोडिक रिव्यू, अगर पीरियोडिक रिव्यू नहीं होगा, पीरियोडिकल रिव्यू नहीं होगा, टाइमली मॉनिटरिंग नहीं होगा, तो हो सकता है वो आपका क्या हो जाए भाई साहब, इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए। हाँ देखो फेंको ना भारी भारी वर्ड, कौन मना कर रहा है, ऑडिट के पेपर में फेंको, मतलब ऑडिट वाले वर्ड्स फेंको, ठीक है। अब इसके मतलब कुछ नहीं कि पीरियोडिकल रिव्यू मतलब कुछ और आप लिख रहे हो कि डेली बेसिस पे उसको चेकिंग, नहीं, पीरियोडिकल रिव्यू लिखो, ठीक है। इफेक्टिवनेस होना चाहिए इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। पीरियोडिकल रिव्यू नहीं हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ पीरियोडिकल रिव्यू हो सकता है कि आपके लोन एडवांसेस एनपी हो जाए। थर्ड रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग है कि हर एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आरबीआई के साथ, ठीक है, आरबीआई एंड जो भी नेट फंड है आपको मिनिमम आपको होल्ड करके रखना है। फिफ्थ इज बेसिकली एनबीएफसी प्रोडेंशियल नॉर्म्स रिगार्डिंग विद द इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, डाउटफुल बैड एंड डाउटफुल डेट, कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स, ठीक है। एनबीएफसी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है पब्लिक से, उसके रिगार्डिंग क्या नॉर्म्स है, क्रेडिट रेटिंग डाउन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या करना है, तो ये सब आपको आना चाहिए। अब देखो सर आंसर अब यहीं पे लिख के आ जाओगे ना इतना, तो शायद हो सकता है 5 में से 3 नंबर मिल जाए। सही बोल रहा हूँ, 5 में से 3 नंबर मिल जाए, इतना भी आप फेंक के आओगे ना, 5 में से 3 नंबर ज्यादा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने 2 क्वेश्चन पूछे थे आपसे। थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ इस क्वेश्चन में, बिकॉज आपको एक चीज समझाना है मुझे कि आपको लास्ट तक पढ़ना है। 2 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन मार्क के बाद, देखो ऑल्सो कमेंट वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर ओ इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। ओ जो अब कंटेंशन था ओ का, वो करेक्ट था या नहीं करेक्ट था, इतना फेंकने के बाद आपने लिखा, अब बताओ क्या करना है, करेक्ट या नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, तो सर लिखना पड़ेगा, बिकॉज आपको लिखना पड़ेगा। इतना कहानी समझा दो आपने क्या क्या पता किया, वही चीज जो ऊपर हमने पढ़ा है। लास्ट में अकॉर्डिंग कंटेंशन ऑफ मिस्टर ओ रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा सर, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, एंड आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, आ जाओ। एंड एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है, बिजनेस लोन एडवांसेस, स्टॉक शेयर डिवेंचर्स, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज, 31 मार्च 2011, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फिगर दे दिया। मुझे बताओ क्या पेड अप शेयर कैपिटल कुछ करना है, मुझे एक एक ट्रीटमेंट बताओ, मैं एक एक चीज डिस्कस करूंगा। क्या पेड अप शेयर कैपिटल कुछ करना है? नो 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 नो, ठीक है। सर नॉन करेंट एसेट्स लोन एंड एडवांसेस, सर नॉन करेंट एसेट्स लोन एंड एडवांसेस, क्या ये फाइनेंशियल एसेट्स है? नॉन करेंट है सर, यस। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, करंट नॉन करंट का मतलब नहीं है। अगर आपका फाइनेंशियल एसेट्स है लाइक लोन एडवांसेस, तो आपको दोनों काउंट करना है। तो क्या 55.90 प्लस 344.47 में सही बोल रहा हूँ फाइनेंशियल एसेट्स में? हाँ बिल्कुल सही सर, फाइनेंशियल एसेट है चाहे वेदर नॉन करंट हो या करंट एसेट हो, ठीक है। बिकॉज अगर हम शेड्यूल 2-3 की बात करें तो अपने एसेट्स को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेसिस पे दिखाते हैं, ठीक है। सर अब बताओ बेसिकली क्या बोला गया, आपका जो फाइनेंशियल एसेट्स है वो मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स। मेरे से क्या गलती हुई थी यहाँ एग्जाम में, मैंने ना भावुक होके नॉन करंट प्लस करंट तो कर दिया एंड टोटल एसेट 530 ले लिया, बट क्या मैंने सही किया? नहीं।
सर समझो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, बहुत बार टेस्ट में मिस्टेक करते हैं। नहीं, आपको क्या लेना है, नेट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, मतलब टोटल एसेट्स। आप देखो हो सकता है इस क्वेश्चन का एक एक्सपैंड वे में आए, तो आपको बहुत आइडिया क्लियर रखना है। इसमें फाइनेंशियल एसेट्स मतलब करेंट नॉन करेंट दोनों, एंड टोटल एसेट्स में हो सकता है आपको बिल्डिंग दे दे, आपको कैश दे दे, ठीक है सर। कैश भी टोटल एसेट्स का पार्ट माना जाएगा? आगे जाए कुछ क्वेश्चन में ड्राफ्ट करूँ इसको, क्या कैश भी टोटल एसेट्स का पार्ट माना जाएगा, कैश बैंक एंड ऑल? हाँ ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो देखो कॉन्सेप्चुअली समझो, ठीक है, टोटल एसेट्स मतलब सब कुछ, बट इनटेंजिबल एसेट्स माइनस। सर हो सकता है आपके एग्जाम में ना गुडविल दे दें, तो आप क्या करोगे? नो, ठीक है, पेटेंट दे दे, नो कुछ नहीं। इनटेंजिबल सिंपली मींस आपने पढ़ा गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब आपको माइनस करना है। तो बहुत कंसेप्चुअल सोच चलना, ठीक है। ये क्वेश्चन रटना मत। क्वेश्चन बहुत सारे मेरे को एफआर में से आते हैं, सर हमें तो फिगर्स रटा हुआ है। मुझे आज तक फिगर्स रटा हुआ नहीं था। अब पता नहीं आपने कितनी बार पढ़ रखा है कि फिगर्स भी रटे हुए हैं। अगर आप फिगर्स रटे हुए ना 8 पेपर का लोड के बाद, अगर आपको एफआर का एक एक फिगर याद है ना, थोड़ा सा कंसेप्चुअली पढ़ा करो टॉपिक को, ठीक है। ऐसे फिगर्स रटे नहीं होते, बिकॉज कभी कभी होता है एग्जाम में, अरे यहाँ पे तो आंसर 55.54 आना था, पता नहीं यहाँ पे मेरा आंसर गलत क्यों आ रहा है, क्या आईसी ने कुछ एडजस्टमेंट चेंज किया है। तो वो फिगर रटना नहीं है, होता है एग्जाम में कि छोटा सा चेंज करता है ना, आपको आंसर भी रटा हुआ होता है कभी कभी। चलो, तो सर यहाँ पे बेसिकली हमें पहला कंडीशन 50-50 टेस्ट में क्या करना है, हमारा फाइनेंशियल एसेट्स जो 50% से ज़्यादा है, तो क्या यहाँ पे 50% से ज़्यादा है, बिकॉज 55.90 एंड 344.47 डिवाइड बाई 527, ठीक है, 530 माइनस 3, डिवाइड बाई 527, क्या 50% से ज़्यादा है? यस, तो ज़्यादा है तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड। सर क्या कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हम जीत गए, मतलब हो गया एनबीएफसी? नहीं सर, एंड है। अब यहाँ पे दूसरा गेम क्या फंसता है, एंड और का। तो यहाँ पे एंड है, आपको समझना पड़ेगा सर, दोनों कंडीशन चेक करना है, क्या बात कर रहे हो बोथ। सर दूसरा कंडीशन क्या है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है सर। क्या बोलना है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, बेसिकली आपका फाइनेंशियल इनकम। और कोई फाइनेंशियल इनकम दिख रहा है यहाँ पे? और कोई फाइनेंशियल इनकम दिख रहा है इसके अलावा? नहीं, ठीक है, और कोई फाइनेंशियल इनकम नहीं दिख रहा है। तो 52 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट से कुछ करना है, प्रॉफिट का कुछ काम है यहाँ पे, कुछ प्रॉफिट का कुछ काम है यहाँ पे? नहीं है, ठीक है। तो सर बहुत कहानी बनता है, ठीक है, बहुत सारे फिगर्स, आप कंफ्यूज होगा, अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट क्या करना है 7.25। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, आप एग्जाम में, अगर मैं सच बताऊँ कंफ्यूज करने के लिए ना, हमें फाइनेंशियल इनकम तो याद आता है कि मोर देन 50%, बट मोर देन 50% ऑफ व्हाट, नेट इनकम, ग्रॉस इनकम। एग्जाम में अगर ग्रॉस इनकम 102.57 दे दे या नेट इनकम 98 करोड़ दे दे, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे। तो थोड़ा सा ना प्रायोरिटी दो आगे वाले वर्ड्स पे भी, दैट इज ग्रॉस इनकम। तो यहाँ क्या, यहाँ पे 52 डिवाइड बाई 102.57 इज बेसिकली मोर देन 50%, ठीक है। कौन कौन सही बोल रहा है, मोर देन 50% है यहाँ पे दोनों केस में। मतलब दूसरा केस में क्या है, 52 डिवाइड बाई 102.57। तो क्या यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, 50-50 टेस्ट हो गया हमारा, डन है। यस, तो क्या यहाँ पे, क्या ये एनबीएफसी के लिए अप्लाई कर सकता है, डायरेक्टर्स इंटेंट अप्लाई फॉर एनबीएफसी? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पढ़ा है, सबने पढ़ा है, मतलब जितने लोग अभी एक्टिव है, कितने लोग हैं यहाँ पे। ये है ना, देखो थोड़ा सा लाइव आ जाए करो, ठीक है। बाद में आप यूट्यूब पे बोलते हो डाल देने के लिए, अब मैं प्राइवेट लिंक करके डालूंगा, क्योंकि आप लोग लाइव जुड़ते नहीं हो, मैं लेट डालूंगा, फिर आप इंतजार करते रहना। जो सोया, वो कहते नहीं बचपन में कहावत था। सर आ जाओ, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन। ये अगर मेरे से आप पूछ रहे हो ना सर आपका फेवरेट क्वेश्चन कौन है नवंबर 23 के लिए, तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। इसको हाई इंपॉर्टेंट, मतलब एलडीआर का भी है ना, लास्ट मिनट रिवीजन अगर मैं बोलूँ तो ये वाला क्वेश्चन है। बहुत बार, मतलब एनटीपी आरटीपी में तो बहुत बार इसको पूछा है, बहुत एम्फेसिस करता है ऐसा ही इस क्वेश्चन पे। सर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज एक्सेप्शन रिपोर्ट? मुझे बताओ, आंसर छोड़ो ना, ये सब तो मुझे टिप्स पे याद है, बताओ एक्सेप्शन रिपोर्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होता है? बेसिकली इसमें क्या, हमें ये बताना है कि उस एनबीएफसी ने प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो किया, आरबीआई को बताना है हमें क्या उस एनबीएफसी ने प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो किया। नहीं, एक कैंसर आया नहीं, दूसरा गौतमी नहीं, कृष्णा नो। अगर नहीं किया तो देखो सबसे पहले समझो सर एक्सेप्शन रिपोर्ट। अब इसी का एक एक्सपैंड वे में क्वेश्चन बना दिया, कमो एंड कंपनी एलएलपी ए फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज ऑडिटर एंड एनबीएफसी। आपको बस ध्यान रखना है कि एक्सेप्शन रिपोर्ट जहां दिख जाए ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, कभी कभी बोलता हूँ ऑडिट में ना, लास्ट कीवर्ड्स को ढूंढो जिसपे क्वेश्चन ड्राफ्ट है, आपका ना टाइम बहुत बचेगा। सर एक्सेप्शन रिपोर्ट आ गया, कहानी है सर, ऊपर वाला कहानी बनाया पूरा कि द ऑडिट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, ऑडिट टीम वाज इन्वॉल्व इन द फील्ड वर्क during the audit of NBFC and has also limited understanding about the exception which are required to be। सर देखो सबसे पहले बताओ कौन रिपोर्टिंग करेगा, मुझे आंसर तोड़ के चाहिए होता, ठीक है। कौन रिपोर्टिंग करेगा,
कौन रिपोर्टिंग करेगा? मुझे आंसर है ना टुकड़ों में चाहिए होता, बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि कितना आपको रिकॉल हो रहा है। कौन रिपोर्टिंग करेगा यहाँ पे? मैनेजमेंट, TCWG? कौन रिपोर्टिंग करेगा? आंसर चाहिए, कोई आंसर बताओ। ऑडिटर, बिल्कुल सही, ऑडिटर रिपोर्टिंग करेगा, बहुत बढ़िया। सर देखो, अब देखो मैं बोलता हूँ ना जहाँ रटना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑडिटर मतलब आपको ऑडिटर वर्ड को लेकर चलना है। ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट टू द बैंक, ठीक है। बैंक मतलब जहाँ पे रीजनल ऑफिस, जहाँ पे एनबीएफसी कंपनीज है, उसके एरिया में, रीजनल एरिया में जो बैंक एंड ऑल है, उसको सबमिट करना, ठीक है। नीचे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे दो तीन कीवर्ड समझो। पहले तो आपको ये 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं ना, ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, आपको ये रटने पड़ेंगे सर, सही बता रहा हूँ, रटने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या बोला है? इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी द स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनी ऑफ द आइटम्स, सर एनी ऑफ द आइटम नीचे दिया रहेगा, ठीक है, इन पैराग्राफ 3 इज अनफेवरेबल और अनक्वालिफाइड। सर पहला कीवर्ड, ठीक है, पहला कीवर्ड, अगर आइटम पैराग्राफ 3 में, ठीक है, सिंपली समझो कि अगर ऑडिटर को कुछ भी अनफेवरेबल और क्वालिफाइड, सॉरी फॉर अनक्वालिफाइड, अनफेवरेबल और क्वालिफाइड, क्वालिफाइड या अनफेवरेबल मतलब कुछ गलत लग रहा है, ठीक है, और इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद, क्या क्या कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया? आरबीआई एक्ट के प्रोविजन। सर क्या यहाँ पे मुझे ये सब रटना पड़ेगा? अगर मैं सही बताऊँ, अगर 5 नंबर के आगे ना, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अगर इतना भी लिख रहे हो ना तो काफ़ी है, या आप एटलीस्ट लिख पा रहे हो ना द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है, इतना भी लिख रहे हो तो काफ़ी है। तो क्या क्या बोला? अगर ऑडिटर को कुछ भी अनफेवरेबल, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ना कुछ एहसास हो रहा है कि गलत हो रहा है। सर अच्छा हो रहा है तो अच्छा मत बताओ, गलत हो रहा है तो गलत बताओ। गलत कहाँ कहाँ हो रहा है? आरबीआई एक्ट में चैप्टर 3 में तो कुछ चीजें जो दी हुई है, हाँ ओनली नॉन कंप्लायंस, आगे आगे लिखेगा, प्रॉपर लिखेगा। सर क्या कहाँ कहाँ, ये 3 वर्ड्स आपको रटने हैं सर, क्लियर सर, रटने हैं, हाँ रटने हैं सब। इसलिए बोलता हूँ इन चैप्टर में थोड़ा सा रटाफिकेशन है, बिकॉज कंसेप्चुअली मैं अभी ये चीज़ को ना याद करने में क्या याद करोगे यार, एक एक वर्ड समझना पड़ेगा कि आरबीआई एक्ट के द्वारा 1984 चैप्टर 3 में अगर कोई नॉन कंप्लाइंस है, और एंड नहीं है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, आरबीआई डायरेक्शंस रिगार्डिंग आरबीआई डायरेक्शन। देखो एक तो बोल रहा है कि चैप्टर 3B में आरबीआई एक्ट में अगर कुछ नॉन कंप्लायंस है, फिर दूसरा बोल रहा है कि आरबीआई ने डायरेक्शन दिया रिगार्डिंग विद द एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट, कि पब्लिक डिपॉजिट को कैसे क्या करना है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ नॉन कंप्लायंस है। लाइक अगर आप पढ़ोगे आगे जाके, सर पब्लिक डिपॉजिट सब किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मुझे बताओ, देखता हूँ किसका दिमाग बहुत अच्छा है। सर अगर रिगार्डिंग विद द अमाउंट एंड क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, वो किस चीज़ पे मोस्टली डिपेंड होता है? जिसने बता दिया उसको मेरे साइड से डेरे मिल। पहला आंसर सही है, पहला आंसर और पहला स्टूडेंट का सही आया है। किस स्टूडेंट का सही आया है? हाँ ठीक है, हाँ सर पब्लिक, हाँ तुमको डेरे मिल्क चला जाएगा भाई। हाँ ठीक है, बाद में और भी सारे स्टूडेंट सही बोल रहे हैं। अभी मैं ना लास्ट में 5 डेरे मिल्क का क्वेश्चन करूंगा। सर डेरे मिल्क भेजवाओगे? नहीं, सबके अकाउंट में 10-10 जाएंगे, ठीक है। सर 10-10 डेरे मिल्क, 45-45 वाला या 120 वाला? सर मेरा तो मेरे को भेजना 500 वाला। वाह भाई वाह, ये होता है 500 वाला, 120 वाला, ठीक है चलो 120 वाला ही अभी अभी पेटीएम करूंगा, ठीक है, फोन पे करूंगा उसको। 2 क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, जिसका पहले आएगा 2 क्वेश्चन, ठीक है, 120 वाला ही खेलोगे ना। चलो लास्ट में, आखिरी में देखता हूँ आखिरी तक कौन टिकता है। ऑन टाइम स्क्रीनशॉट जाएगा ग्रुप में भी, ठीक है, उसको पेमेंट। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सर देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, जो आरबीआई प्रोविजन में दिया हुआ है चैप्टर 3 में, उसका नॉन कंप्लायंस। दूसरा क्या बोला है, एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट लेती है ऑन द बेसिस ऑफ आरबीआई डायरेक्शन, उसका नॉन कंप्लायंस। तीसरा क्या बोला है, एनबीएफसी नॉन सिस्टमेटिकली, ठीक है, जो रिजर्व डायरेक्शन एंड एनबीएफसी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। भाई रट लेना, रटाई हो जाएगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो एटलीस्ट एनबीएफसी सिस्टमेटिकली एंड एनबीएफसी नॉन सिस्टमेटिकली लिख के आ जाना कम से कम, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या बोल रहा है, इट शैल बी ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑडिटर। सर क्या अगर नॉन कंप्लायंस है तो क्या ऑडिटर को मैंडेटरी फाइल करना है? मुझे बताओ, मैंडेटरी रिपोर्ट करना अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो? बिकॉज यस सर ऑब्लिगेशन, शैल बी वर्ड यूज हो रहा है एंड ऑब्लिगेशन वर्ड भी यूज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अगर नॉन कंप्लायंस है तो अब ऑडिटर शांत नहीं हो सकता। हाँ कंप्लायंस है तो फिर तो भाई चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर नॉन कंप्लायंस है रिगार्डिंग विद सच अनफेवरेबल और क्वालिफाइड स्टेटमेंट, ठीक है, अबाउट द नॉन कंप्लायंस एज द केस में भी, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, मतलब एनबीएफसी कंपनी के बारे में बात कर रहा है। कहाँ कहाँ करना है सर, कहाँ पे करना है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है बताओ? टू द रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई, मतलब जिस एरिया में वो एनबीएफसी लोकेटेड है, ठीक है, जिस एरिया में एनबीएफसी का कंपनी एनबीएफसी कंपनी लोकेटेड है, उस आसपास के रजिस्टर ऑफिस, मतलब सिंपल सी बात है, रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई आसपास देख लेना, वहां पे आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक डन, डन यहाँ तक,
यहाँ तक डन? भाई हाँ ना बोल दो, यस यस, ठीक है ठीक है सर। उसके बाद क्या बोला है, द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर शैल बी रिपोर्ट। देखो यहाँ पे फोकस किया उसने। सर कौन सा वर्ड आपको यहाँ पे कीवर्ड्स लग रहा है, बताओ कौन सा वर्ड कीवर्ड लग रहा है? द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर शैल बी रिपोर्ट only the contravention of the provision of RBI Act 1934 and direction guidelines instructions, ठीक है, referred in paragraph 1, and such shall report not contain any statement with respect to compliance। भाई साहब फालतू बात मत बोलना कि उसने अच्छा कर दिया, उसने नॉर्म्स फॉलो किया, उसने इनकम रिकग्निशन प्रॉपर्ली किया, उसने फ्रॉड जो हुआ उसको पकड़ा, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, जो चीज़ कर रहा है वो चीज़ अच्छा है, जो चीज़ नहीं कर रहा है आप वही बताओ। तो रिगार्डिंग विद द कंप्लायंस आपको वो नहीं बताना है। ये क्वेश्चन रन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, नवंबर 23 के एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे बढ़े। हाँ ओनली कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है आगे बढ़े। ठीक है आ जाओ सर, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, शुभम एंड एसोसिएट्स आर गोइंग टू स्टार्ट ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। बहुत इजी क्वेश्चन, बट ठीक है मैंने ले लिया इसको कि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा याद हो जाए म्यूचुअल फंड को। दे हैव नॉट परफॉर्म सच मोर वर्क फॉर द एनबीएफसी इन द पास्ट ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन। देखो दो चीज पूछ रहा है, हमेशा क्वेश्चन याद रखो क्या पूछ रहा है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, एक सेकंड सेम क्वेश्चन है, एक सेकंड ठीक है चलो ठीक है। रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी व्हिच ऑडिटर नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट ऑफ एनबीएफसी व्हिच हेल्प इन दिस फॉर्म। देखो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा आप क्या लिखोगे सर? ठीक है, आप सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले 45 IA ऑफ द आरबीआई एक्ट के तहत हमें क्या लेना है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द आरबीआई। ठीक है, आप सबसे पहले यही लिखोगे, ठीक है, कि हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द आरबीआई लेना है, एंड ऑडिटर को ये चीज चेक करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है सर, दूसरा क्या चेक करोगे? तो यहाँ पे कुछ नेट ऑन फंड वाले बोला है, नहीं बोला है, बट फिर भी आपको याद होगा एंड याद करना होगा कि आपको यहाँ पे नेट ऑन फंड के बारे में लिखना है। तो नेट ऑन फंड कितना है सर? ठीक है, ऑब्टेनिंग अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द आरबीआई एंड, मतलब सर्टिफिकेट प्लस हैविंग अ नेट ऑन फंड ऑफ रुपीज, वो 25 लाख काट देना, नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपवर्ड 2 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, मतलब बेसिकली नेट ऑन फंड आपका क्या हो गया है? 2 करोड़ रुपया, 25 लाख बोल लो 2 करोड़ रुपया। तो सर दो चीज आपको याद रखना है, रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन आया तो आपको सर्टिफिकेट लेना आरबीआई से, एंड आपका जो एंट्री नॉर्म्स है, एंट्री पॉइंट्स ऑफ 25 लाख था मिनिमम नेट फंड विच वाज रिवाइज अपवर्ड्स 2 करोड़। ठीक है, तो नेट ऑन फंड आपका 2 करोड़ हो गया पे। ठीक है, एंड देन वही कहानी आपको याद करना पड़ेगा। सर कहानी क्या है कि आपको आरबीआई को फिर अगेन वही चीज बोल रहा है, अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, सेक्शन 45 IA के तहत आपको आरबीआई को अप्लाई करना है। ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, द आरबीआई इशू COR आफ्टर सर्टिफाइंग द कंडीशन आर इन रिटन सेक्शन 40। सर COR का फुल फॉर्म बताना, किसको इसको पता है? देखिए ना जरा, COR कैपिटल बताएगा? COR का फुल फॉर्म कैपिटल। हाँ तो ठीक है, देखो एग्जाम में क्या होता है, मैं एक एमसीक्यू बताता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड कहाँ गया। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत जगह सर्टिफिकेट पूरा वर्ड नहीं यूज करके COR है। ठीक है, तो इसमें बोलता था यहाँ पे COR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो पढ़ा था, CA आता है, यहाँ COR क्या नहीं, बेसिकली वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। ठीक है चलो आगे आ जाओ। फिर एक बार जब मान लो रजिस्ट्रेशन डन हो गया तो आरबीआई हैज इशूड डायरेक्शन टू एनबीएफसी ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट प्रूडेंशियल नॉर्म्स। मतलब सिंपल सी बात है, दो चीज बोला था। देखो दो चीज क्या बोला था कि रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग बताइए एंड क्या क्या रेगुलेशन है। तो सर रेगुलेशन में क्या होता है, आरबीआई आपको डायरेक्शन देगा, बहुत सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिगार्डिंग विद इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, वहीं आपको ध्यान यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये सब ड्राफ्टिंग के पॉइंट्स है। ऑन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट आपको क्रेडिट रेटिंग बेसिस पे होगा। दूसरा मेरा फेवरेट क्वेश्चन आने वाला है इसके बाद की बात का। ठीक है, प्रोडेंशियल नॉर्म्स लाइक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होना चाहिए, इनकम रिकग्निशन किस बेसिस पर होना चाहिए, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजन ऑफ बैड डाउटफुल, जस्ट ऊपर पढ़ा था मैंने, रिस्क एक्सपोजर एंड द फाइनेंशियल सॉल्वेंसी एंड रिपोर्टिंग बाय एनबीएफसी। ठीक है, अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस हुआ, ठीक है, मतलब ऑडिटर को बोल रहा है कि कोई भी नॉन कंप्लायंस हुआ, तो जस्ट एक्सेप्शन रिपोर्ट जो हमने पढ़ा था वो आपको बताना पड़ेगा ऑडिटर को टाइमली कि हाँ कोई भी नॉन कंप्लायंस रिगार्डिंग द चैप्टर 3 एंड जो आरबीआई एक्ट के द्वारा या एनबीएफसी जो पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन इशू करती है आरबीआई, वहाँ भी कोई भी नॉन कंप्लायंस है तो आपको रीजनल ऑफिस में सेंड करना पड़ेगा। ठीक है डन। सर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड। बताओ भाई, फ्रॉड के एग्जांपल्स दे दो यहाँ पे 5-6, इस क्वेश्चन को सही खत्म करते हैं। कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट 2 साल पहले ऐड किया गया था। सर कुछ इसमें याद करने जैसा है, अभी बताऊंगा इसमें कुछ याद करने वाला। ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन, और बताओ नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज। चलो एक चीज आपने बोला नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज, क्या नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज ऑलवेज फ्रॉड माना जाएगा? नो मतलब देखो हाँ एग्जांपल दिया है, हाँ इफ प्रूव्ड, ये अच्छा बोला आपने। ठीक है,
इफ प्रूफ करना हो, मतलब नेग्लिजेंस मतलब क्या हुआ भाई, अनइंटेंशनली कोई गलती हो गई, ठीक है। नेग्लिजेंस मतलब क्या हुआ, आप करना था नहीं कर पाए, ठीक है, बट ऐसा फ्रॉड नहीं माना, बट हाँ अगर प्रूफ कर दिया कि इसने जानबूझ के किया, इंटेंशन फ्रॉड का था, देन नेग्लिजेंस ये माना जाएगा फ्रॉड, ठीक है। अभी देखते हैं एक एक वर्ड पढ़ते हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे आपको देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड बाय एनबीएफसी, यहाँ पे 2-3 आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट आएंगे। मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। सो सुनो, फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट, सर फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट थ्रू फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट्स, सर फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, चेक पे मान लो जिस अथॉरिटी लोग का साइन करना था, आपने उस चेक पे किसी और अथॉरिटी का साइन करके इन कैश करवा लिया, या कुछ भी मान लो मैनिपुलेशन कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में, हाँ मतलब नकली था, मतलब सिंपल सी बात है, जिस अथॉरिटी का साइन चाहिए था वो नहीं है, बट मान लो जहाँ पे पेपर पे साइन करो वो पेपर ही नकली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट का गलत यूज करते हुए कर लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट में मैनिपुलेशन कर लिया, ठीक है। और थ्रू फिक्टिशियस अकाउंट्स, मतलब हो सकता है कि 20 अकाउंट्स आपके लीगल थे, आपने 4 नाम ऐड कर दिया, शक्तिमान, पावर रेंजर्स करके, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं बोल लो कि इसका अकाउंटिंग होता है हमारे यहाँ, ठीक है, एंड उसको आप पेमेंट करके कहीं ना कहीं आप उसका विड्रॉ कर रहे हो, तो बहुत सारे फिक्टिशियस नाम से अपने अकाउंट्स खुलवा रखे हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कर रखा है, तो ये सारे कहेंगे फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट में, ठीक है। सर तीसरा क्या बोला, अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर रिवॉर्ड और फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन। सर अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी मतलब मान लो आपका कोई कस्टमर था, ठीक है, उसका क्रेडिट फैसिलिटी लिमिट था 50,000 रुपीज, एंड आपने उसको है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं डिफॉल्टर वे में था, उसका 50,000 था, बट आपने उसको क्रेडिट फैसिलिटी बोल दिया, चल ठीक है तू आज ना 1 करोड़ तक यूज कर सकता है, तो कहीं ना कहीं आपने उसको जानबूझ के उसका लिमिट बढ़ा दिया, हाँ सीसी लिमिट जो बोल रहे हो आपने उसका जानबूझ के बढ़ा दिया, भाई साहब वो तो उसके लाइबल भी नहीं था, ऑलरेडी डिफॉल्टर बहुत जगह है वो, एंड आप उसको बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है उतना पैसे लेके भाग जाए। तो अनऑथराइज क्रेडिट, देखो ऑथराइज करोगे तो फ्रॉड नहीं, अनऑथराइज तरीके से मतलब आपके पास पावर का मिसयूज कर दिया आपने एंड उसका क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं फिर वो तो फ्रॉड के कैटेगरी में आएगा। सर नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज, अब देखो नेग्लिजेंस, कैश शॉर्टेज, चिटिंग, फॉर्जरी, फॉर्जरी भी ऊपर ही आता है एक तरह से, वो फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट्स को करना है, बट फिर भी एक वे में इसको डाला है, क्या क्या डाला सुनो। सर डी पॉइंट समझो, नेग्लिजेंस है, सर नेग्लिजेंस मतलब इग्नोर इट, ठीक है, मतलब लेकिन वो फ्रॉडलेंट प्रूफ हो गया तो कहीं ना कहीं वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा, बट वर्डिंग समझो, नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज, ठीक है, चिटिंग, फॉर्जरी, irregularity in foreign exchange transactions, ठीक है, and any types of fraud not coming under the specific head। अब सुनो इसके रिगार्डिंग क्या बोला है, देखो बेसिकली जो ऊपर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट, अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी, इसके बारे में नहीं बोला है, जो 4th से लेके 6th पॉइंट है, मतलब डी से लेके एफ, सर क्या क्या, नेग्लिजेंस, ठीक है, चीटिंग, irregularity in foreign exchange transactions, इसके रिगार्डिंग क्या बोला सुनो, referred to in item D and F, sorry D and F, not for 5 नंबर E नंबर, ठीक है, नेग्लिजेंस एंड irregularities, ठीक है, नेग्लिजेंस एंड चीटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सुनो, are reported to be fraud if intention to cheat the fraud is suspected and proved, मतलब सिंपल सी बात है, क्या नेग्लिजेंस, चीटिंग ये सब अगर प्रूव हो जाए तब जाके वो फ्रॉड माना जाएगा। However, the following cases where fraudulent intention is not suspected proof at the time of detection will be treated as fraud and reported accordingly। सर कितना है कैश शॉर्टेज, कितना से कितना बताओ सर, कैश शॉर्टेज कितना बोला गया कि ठीक है वो प्रूफ भी नहीं हुआ तो माना जाएगा कि हाँ यार चलो ये फ्रॉड के कैटेगरी में है, ठीक है। ठीक है देखो, केसेस ऑफ कैश शॉर्ट, एक से, ठीक है, ठीक है, देखो केसेस ऑफ कैश शॉर्टेज मोर देन 5,000, अगर 5,000 से ज्यादा का कैश शॉर्टेज है, ठीक है, देखो पहले बोला केसेस ऑफ कैश शॉर्टेज मोर देन 10,000, 10,000 से ऊपर है तो ठीक है फिर फ्रॉड की कैटेगरी में, या बोल रहा है कि केसेस ऑफ कैश शॉर्टेज मोर देन 5,000, 5,000 से ज्यादा है, if detected by the management auditor inspecting officer and not reported on the accuracy of the person handling cash, मतलब 5,000 से, सब 5,000 से कम है तो मतलब मुझे बताओ 5,000 से कम है तो मतलब 3,000 रुपए है, इशू है या नहीं है, नहीं है, मतलब बेसिकली हाँ कोई कोई इशू नहीं है, ठीक है, 3,000 कोई इशू नहीं है, सब 5,000 रुपये है तो 5,000 है, नहीं मोर देन 5,000 कोई इशू नहीं है ये, यस रोहित, नहीं मोर देन 5,000 है तब यस है, ठीक है। सर 6,000 है एंड उसको ऑडिटर ने कैश शॉर्टेज पकड़ा, 6,000 है ऑडिटर ने कैश शॉर्टेज पकड़ा, सब प्रूफ नहीं हुआ है, सब प्रूफ नहीं हुआ है, गया गया, ठीक है, बहुत इशू है, ठीक है, मतलब देखो 5,000 से ऊपर अगर कैश शॉर्टेज है, देखो बेसिकली 10,000 से ऊपर कैश शॉर्टेज है तो प्रूफ नहीं भी हो तो वो चलो ठीक है, 5,000 से नीचे कुछ नहीं, 5,000 से ऊपर कैश शॉर्टेज है, सर अगर 8,000 है बट अगर डिटेक्टेड बाई नॉट बाई मैनेजमेंट ऑडिटर ये सब, देन सर 8,000 है बट
मैनेजमेंट ऑडिटर ये सबसे डिटेक्ट नहीं है, 8,000 का कैश शॉर्टेज है, नो इशू, ठीक है। देखो पांच, देखो लिमिट समझो, 5,000 से नीचे कुछ नहीं, सब 5,000 तक कुछ नहीं, 5,000 से ऊपर ठीक है। सर बताओ दूसरा केस कि क्या इसको डिटेक्ट जो पकड़ा है क्या TCWG मैनेजमेंट ऑडिटर, यस, देन अगर प्रूफ नहीं भी है तो भाई साहब फ्रॉडलेंट के कैटेगरी में डाल देंगे इसको, एंड बेसिकली 10,000 से ऊपर कैश शॉर्टेज है तो आपको जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सर देखो मुझे 4-5 एग्जाम्पल बताओ, मुझे ना पर्सनली लग रहा है कि क्या पता है कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए, फ्रॉड वर्ड बहुत पूछता है, 4-5 फ्रॉड बता दो मुझे, एक बार में टाइप करना सब, मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट, मुझे सबका आंसर चाहिए, जो जो यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं 4-5 मुझे डालो फ्रॉड का, एकदम प्रॉपर डालना कीवर्ड सर, शॉर्ट में डाल दो बट डालो सर, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। चीटिंग फ्रॉडरी ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन ठीक है, चीटिंग फ्रॉडरी ठीक है, फ्रॉडरी ठीक है, नेग्लिजेंस ठीक है सर, अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी ठीक है, मिस नेग्लेक्ट ठीक है, फ्रॉडलेंट ठीक है, कैश शॉर्टेज, सब 5,000 से ज्यादा कैश शॉर्टेज डिटेक्टेड बाय द मैनेजमेंट, यस ठीक है सर, ए मतलब हाँ, इरेगुलेटरी इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस ठीक है, अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटी ठीक है, फ्रॉडलेंट इनकैशमेंट ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम लोग कैश शॉर्टेज नेग्लिजेंस पढ़ रखा है, ठीक है। NBFC have overseas branches offices should report all fraud perpetrated at such branches also to the RBI as prescribed format and procedure, मतलब NBFC जो ओवरसीज ब्रांचेस बाहर वाली ब्रांचेस हैं उसको भी सारे फ्रॉड को रिपोर्ट करना है अपने अपने ब्रांचेस में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं RBI को भी आपको टाइमली रिपोर्ट करना है जो भी फॉर्मेट एंड प्रोसीजर्स होगा वहां तक, ठीक है। मिस एप्रोप्रिएशन, फ्रॉडलेंट इनकैशमेंट, अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी, कैश शॉर्टेज, इरेगुलेटरी इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, बहुत परफेक्ट, ठीक है। डन, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और आगे बढ़े। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने बोला आपको लेयर वाला पढ़ना है, ठीक है, बट उसके रिगार्डिंग मैं देखना चाहता हूँ इस बार आईसीआई कुछ नया क्वेश्चन डालता ही नहीं डालता, बिकॉज उस क्वेश्चन में उतना दम नहीं था, बेसिकली आपको क्लासिफिकेशन पूछ दिया वही प्रोविजन को बना के, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस, चल, कितने लोग अभी हैं और कितने लोग भाग गए, ठीक है। 24 थे, 22 है, तो एटलीस्ट मुझे कुछ नेम है जो रेगुलर दिखते हैं, एंड काफ़ी अच्छा है यार, एटलीस्ट है ना, इसी बार आप 1 घंटा डिस्कस करते हो, 1 घंटा रिकॉल करते हो, पढ़ाई 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 ठीक है, बट अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो ठीक है, नहीं है तो एटलीस्ट डिस्कशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। लॉन्ग डिस्कशन नहीं, हमेशा ना शॉर्ट डिस्कशन, लाइक 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर कहीं डिस्कशन कर रहे हो वो आपको हार्म कर सकता है, ज़्यादा डिस्कशन, फिर आप डिस्कशन पता है क्या डिस्कस करोगे कि इंडिया वर्ल्ड कप आने वाला है, हमारा तो उसमें एग्जाम रहने वाला है, पता नहीं क्या करेंगे, 14 अगस्त 13 अगस्त को पाकिस्तान के साथ मैच भी है, ठीक है। जो क्रिकेट फैन है भाई ये नवंबर अटेम्प्ट तो बहुत दुख देने वाला है सर, जिसका कोई नहीं उसका, ठीक है। हाँ वही क्रिकेट फैन भाई, मैं पर्सनली फील करता हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूँ, मैं तो देखूंगा भाई, तुम मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच तो पूरा देखूंगा, पूरा वर्ल्ड कप देखूंगा, तो उस दिन शायद हो सकता है कि आपको वो 6 घंटे के बीच मेरा मैसेज ना मिले कुछ भी, चल उसके अलावा तो ठीक है। आ जाओ सर, CA नदार इज कंडक्टिंग, आप लोग कोई वर्ल्ड कप देखने मत बैठ जाना, देखो कोशिश तो कर रहे हैं बट ये बट जो आता है ना, इसको जिस दिन हटा दोगे ना आप सामने से, उसके बाद सब कुछ कर लोगे, अरे ऐसा कुछ नहीं, एक बार पास कर जाओगे ना फिर आप गाइडेंस दोगे, अच्छा ये एस एफ एम ऐसे करना होता है, लॉ, अच्छा लॉ लॉ में तो बहुत बुलाया था, बट लॉ में अगर ऐसे करोगे तो पास कर जाओगे, बट वो एक बार क्लियर करने का देर होता है, अदरवाइज सबके अंदर है ना, सब छुपा रुस्तम है यहाँ पे, सब अच्छे से ट्रेंड है, सबने अच्छा अच्छा पढ़ रखा है, बट थोड़ा डरते हैं सब। हाँ हमारा भी मैच, हाँ तुम्हारा असली मैच 1 नवंबर से है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस में अगर अच्छे से कर दिए ना, जलवा दिखा दिए ना, फिर तो मेन मैच में मजा आएगा, एंड कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा स्टैंड वे में हम तैयार करें अपने आप को, बट ये जो बट है ना अपने अपने आगे से निकाल देखो, ये बट का है ना, दुनिया में कोई भी मोटिवेटर कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक आप अपना सेल्फ बिलीव नहीं रखोगे ना यार, मैं कर पाऊंगा या मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तब तक कुछ नहीं, तब तक सब कुछ है, अगर आप ये कर दोगे ना, नहीं कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, बट सर पढ़ तो रहे बट पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, सर पढ़ तो रहे बट पता नहीं इंप्रूवमेंट है या नहीं है, अरे एक दिन में किसको इंप्रूवमेंट दिखा है, मतलब क्या ही मानोगे, रिजल्ट पास देखोगे तभी मानोगे नहीं ये चीज़, तो वेट करो उस चीज़ का, एक दिन तो आपको कोई ICI रिजल्ट देख नहीं दे सकता कि हाँ भाई आप पास हो गए, बट जो इंप्रूवमेंट कर रहा है वो क्लियर है, ठीक है, वो भाई अच्छा ही दिखेगा उसको। RTP देख के कॉन्फिडेंस लो हो गया मुझे, SFM में ऐसा कुछ क्वेश्चन तो देखे देखे थे, ठीक है, बट हाँ जब RTP MTP टफ आता है तो पेपर ठीक ठाक आता है, तो खुद को एक सेटिस्फेक्शन दो कि ठीक है, मतलब हम मेहनत कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं, बहुत बड़े बच्चों ने क्या किया, क्विट किया नवंबर, ठीक है, तो ऐसा नहीं, आप एटलीस्ट पेपर देने जा रहे हो, खुद में एक शाबाशी की बात है। चलो 6 पे देखते हैं, डिस्कशन को नहीं करते, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। सर CA Nadar is conducting statutory order of RH Limited
और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इट हैज ब्रांचेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है सर, इतना कहानी पढ़ना पड़ता है। अगर मैं बताऊं, सिंपल बताऊं, अगर लास्ट वर्ड भी देख के आपको समझ आता है ना तो ठीक है। लाइक मतलब क्या बोल रहा है, व्हाट एस्पेक्ट सी एन अदर शुड लुक इनटू द रिलेशन टू द एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स इन रिलेशन टू द डाउनग्रेडिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। सर मुझे सबसे पहले बताओ, पब्लिक डिपॉजिट का क्वांटम, क्वांटम बेसिकली मींस द क्वांटिटी, कितना डिपॉजिट लेना है नहीं लेना, वो सब किस पर डिपेंड होता है? वो सब किस पर डिपेंड होता है? देखो कहानी है ऊपर कि 15 करोड़ का डेट था बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट लिक्विडिटी, फेस अ सीरियस डाउनग्रेडिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के क्या थोड़ा क्या हो गया, डाउनग्रेड होने लगा। जो वहां पे उसका डी से क्या था, A4 से क्या हो गया, डी आ गया क्रेडिट उसका। ठीक है, तो सर इसके रिगार्डिंग आपको बताना है। हाँ, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, फॉलोइंग एस्पेक्ट शुड बी लुक्ड, following aspects should be looked in relation to the activity of mobilization of public deposit, particularly in relation to downgrading of credit facility। सबसे पहले क्या बोला, द सीलिंग नंबर ऑफ क्वांटिटी। सर क्वांटिटी मतलब कितना डिपॉजिट लेना पब्लिक से, वो लिंक किससे है? ठीक है, मतलब आपका रिजल्ट लिंक किससे, आपके प्रिपरेशन पे। तो पब्लिक डिपॉजिट जो एनबीएफसी का है वो किससे लिंक है, क्रेडिट रेटिंग से। सर क्रेडिट रेटिंग आपको डी दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपको पब्लिक डिपॉजिट आपको न्यू वाला है वो रोकना पड़ेगा। सर क्रेडिट रेटिंग A4 है, अरे लो ना। सर प्रिपरेशन आपका A+ चल रहा है, टॉप 5 टॉप 10 में आप रह रहे हो, मार्क्स अच्छे हैं, चलो मार्क्स को साइड करो, एटलीस्ट आप कंसिस्टेंट हो। चलो ऊपर नीचे भी हो रहा है बट वापस आप में वो जुनून है कि आप वापस से अपना खेल को कंप्लीट कर सकते हो, अपने मैच को जो भी चल रहा है हमारा टारगेट्स है उसको पकड़ सकते हो। तो ठीक है ना, अपना बेस्ट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट भी उस पर डिपेंड है। तो क्रेडिट रेटिंग पे ही आपका क्या पब्लिक डिपॉजिट डिपेंड है। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा ऑडिटर को कि भाई साहब आपके से जो क्रेडिट रेटिंग दिया गया है ना, जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने दिया है उसका कॉपी ले लो। ठीक है, एंड चेक करो कि क्रेडिट रेटिंग क्या है। सर अब मान लो आपके पास कॉपी आ गया, सपोज आपके पास क्रेडिट रेटिंग आ गया, आप क्रेडिट रेटिंग देख रहे हो कि आपका ए से है ना डी आ गया, तो आप क्या बोलोगे उसको, अपग्रेडिंग या डाउनग्रेडिंग? ए से डी आ गया तो बेसिकली क्या है, बच्चों वाली बात है सर, डाउनग्रेडिंग। तो डाउनग्रेडिंग में क्या बोलेंगे, हाँ भाई और ला, और डिपॉजिट ले, मतलब अभी तो 10 करोड़ डिपॉजिट है, 50-60 करोड़ और ले, ये बोलोगे? नहीं, बेसिकली क्या बोलोगे आप, बेसिकली आप पता लगाओगे इन द इवेंट ऑफ डाउनग्रेडिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग द ऑडिटर शुड बेयर इन माइंड दैट एनबीएफसी विल हैव टू रिड्यूस इट्स पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, देखो रिड्यूस नहीं बोला, मतलब सिंपल अपग्रेडिंग डाउनग्रेडिंग दोनों की बात बतानी है। तो देखो पहले क्या समझाना है कि देखो मेरा जो क्रेडिट रेटिंग है उस पर ही पब्लिक डिपॉजिट लिंक है। दूसरा क्या बताना है कि अपग्रेडिंग डाउनग्रेडिंग होगा, उसी से पब्लिक डिपॉजिट को बढ़ा और घटा सकते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, बिकॉज तीसरा आपको ऊपर वाले लिंक से कोऑर्डिनेट कर दिया। सर लिंक से क्या कोऑर्डिनेट किया, अगर डाउनग्रेडिंग हो रहा है तो आपको क्या एनबीएफसी को क्या करना है कि जो डिपॉजिट्स है ना उसको आपको, जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, बेसिकली जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट है उसको क्या करना है, रन ऑफ टिल मैच्योरिटी। ठीक है, मतलब भाई खत्म करो उसको, एंड जो न्यू डिपॉजिट है उसको नहीं लेना। मतलब क्या बोल रहा है, विद इमीडिएट इफेक्ट स्टॉप एक्सेप्टिंग फ्रेश पब्लिक डिपॉजिट एंड रिन्यूइंग एग्जिस्टिंग डिपॉजिट। मतलब आपको रिन्यू भी नहीं करना है, जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट है खत्म करो वहां पे, बिकॉज आपका पोजीशन डाउन हो रहा है। सर रिपोर्टिंग कितने दिन में करना है, मैंने यहाँ पे ना हाइड किया, रिपोर्टिंग कितने दिन में किसको करना है, 15 डेज। एमसीक्यू हाईली इंपॉर्टेंट। देखो एक चीज कान खोल के समझ लो, छोटे चैप्टर से एमसीक्यू यहीं से बनेंगे, और आप छोटे चैप्टर में एमसीक्यू नहीं पढ़ पाओगे इन चैप्टर से, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। अगर 15 डेज किसी को याद होगा तो भाई अपना गेम बन जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन रिपोर्ट वाले केस में आपको वो चैप्टर 3 याद होगा, गेम बन जाएगा। 50-50 याद होगा, गेम बन जाएगा। ग्रॉस इनकम याद आएगा, गेम बन जाएगा। एग्रीकल्चर वाला याद आएगा, प्राइवेट सेक्टर मिलता है बैंकिंग को, गेम बन जाएगा। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, एमसीक्यू बहुत आते हैं एंड डायरेक्ट आते हैं, आपको 2-2 नंबर 1-1 नंबर देके जाएंगे। ठीक है, 15 डेज। ठीक है, इमीडिएट इफेक्टिव फ्रेश पब्लिक डिपॉजिट एंड ऑल एग्जिस्टिंग डिपॉजिट शैल रन अप टू मैच्योरिटी, खत्म करो। एंड जो पोजीशन है विद इन 15 वर्किंग डेज, सब 15 वर्किंग डेज यहाँ पे देखना है। ठीक है, टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द आरबीआई। ठीक है, वेयर द एनबीएफसी रजिस्टर्ड, जहाँ पे एनबीएफसी रजिस्टर्ड है वहाँ के जो ऑफिस है वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, एंड जो भी एग्जिस्टिंग डिपॉजिट है उसको रिन्यू नहीं करना विदाउट वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द डिपॉजिटर। यहाँ तक डन, यहाँ तक डन, यहाँ तक डन। सर हमारा डेयरी मिल्क का क्वेश्चन आने वाला है, रेडी हो ना? यहाँ तक डन, बस एक क्वेश्चन और है। ठीक है सर, यू आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर, ये तो चलो ये तो मैं आंसर देखूंगा नहीं, आपको बताना है। ठीक है, मैं पूछते जाऊंगा। यू आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ एनबीएफसी, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है रजिस्टर्ड विद आरबीआई। एनबीएफसी बहुत कैटेगरीज के होते हैं। व्हाट शैल बी द स्पेशल पॉइंट टू बी कवर्ड फॉर द ऑडिट ऑफ एनबीएफसी इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी? सर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सपोज मान लो एक एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट कंपनी, हम कल एक सीएफएस में पढ़े थे कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसको सीएफएस नहीं बनाना। बेसिकली अगर वो पुल आउट कर रही है इन्वेस्टर से एंड उसको रिटर्न करके दे रही है तो ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करेगी, बेसिकली एनबीएफसी तो क्या परचेस करेगी, वो एनबीएफसी कंपनी तो क्या परचेस करेगी, बेसिकली वो सिक्योरिटीज परचेस करेगी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो बीइंग एन ऑडिटर बोल रहा है
शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, तो बीइंग एन ऑडिटर बोला है कि आपको क्या फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा, जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आपने लिया है उसके सर्टिफिकेट्स वेरीफाइड करो। अभी तो सब डीमैट फॉर्म में है, बट अगर मान लो शेयर सिक्योरिटीज आपने लिया है तो सबको सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करो। ठीक है सर, पहला केस डन, हमने सर्टिफिकेट वेरीफाई कर लिया। दूसरा, मान लो हमने कहीं शेयर्स लिया तो आपको साल में क्या मिलता है उस कंपनी से, अभी आएंगे डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड या इंटरेस्ट जो भी है उसको आपने प्रॉपरली अकाउंटिंग किया या नहीं किया, प्रॉपरली आपने रिकॉग्नाइज किया नहीं किया, वो आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा। किसको? ऑडिटर को देखना पड़ेगा। सर तीसरा, मान लो आपने किसी शेयर ब्रोकर से लिया, ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे उसका? ठीक है, डिविडेंड रिसिप्ट पर, ठीक है, 2 पॉइंटर कंप्लीट। सर शेयर ब्रोकर से लिया तो कहीं ना कहीं हाँ ब्रोकरेज चेक करोगे, कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक करोगे, ठीक है। आंसर देखो, आंसर नहीं देखो, नॉर्मली याद करो, याद है सब कुछ, ठीक है, सब आपको भी याद है, ठीक है। हाँ टेस्ट चेक बिल्स चेक करोगे, मार्केट में कोटेशन चेक करोगे उस दिन का कि हाँ यार प्रॉपर्ली ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रॉपर्ली था कि नहीं था। सर चौथा क्या होगा? एएस की बात है, बताओ चौथा क्या है? कोई एएस की बात है, एएस आएगा यहाँ पे कोई एएस 13 लाइक इन्वेस्टमेंट वाला जो है उसका आपने प्रॉपर्ली कंप्लाइड किया या नहीं किया, ठीक है। एएस 13 का प्रॉपर्ली कंप्लाइड देख लेते हैं, आ जाओ सर। सर फिजिकली वेरीफाइड सर्टिफिकेट, अगर मान लो हाँ ठीक है एएस 13 वाली बात हो गई, ठीक है। टेस्ट चेक बिल्स कॉन्ट्रैक्ट नोट फ्रॉम द ब्रोकर्स, तो वो आपने मार्केट कोटेशन देखा कि नहीं देखा। डिविडेंड इनकम जो था, जो एनबीएफसी को मिला रिसीव हुआ, वो प्रॉपर था या नहीं था, ठीक है। या मान लो आपने कोई सिक्योरिटीज लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज दिया तो वो प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि आपने कोई ऐसा तो नहीं है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज दिया है, ठीक है, शेयर्स के बदले, वो यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे था कि हाँ इन रिस्पेक्ट ऑफ 13 देख लिया, ये देख लिया, इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर सिक्योरिटीज इज हेल्ड थ्रू ए डिपॉजिटरी, obtain a confirmation from the depository regarding the share security held by in behalf of the NBFC, ठीक है। अगर मान लो कोई डिपॉजिटरी ने एनबीएफसी के बदले कोई शेयर्स लिया हुआ है तो उस डिपॉजिटरी से हम या तो रिटर्न कंफर्मेशन या कहीं कंफर्मेशन चेक करेंगे कि हाँ भाई तुमने लिया कि नहीं लिया था, मतलब एनबीएफसी के बिहाफ में था ही नहीं था, बेसिकली डिपॉजिटर से इंक्वायरी, ठीक है, या डिपॉजिटर से कंफर्मेशन हुआ, ठीक है। डन डन। डन सब देखो, अब देखो देखो एक क्वेश्चन है सर इंपॉर्टेंट था जो जस्ट एलडीआर से भी मैंने हटाया है, कुछ एक दो क्वेश्चन ऐड किए थे सर। क्या था? एक तो आपका शेड्यूल वाला था जो जस्ट एग्जाम में आया, तो एलडीआर को मैं बल्कि नहीं बना सकता, बट अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको देखना होगा, देख लेना। बेसिकली शेड्यूल 2 और 3 था, आईसीएन ने जस्ट इसी एग्जाम में उस चीज़ को पूछा है, बट उसको मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। मैं सबसे इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ लेयर वाले को। एक बार है ना लेयर वाला प्रोविजन अच्छे से पढ़ लेना। हाँ वो आ गया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एलडीआर इज बेसिकली वहाँ से मुझे हटाना था, ठीक है। एक देखो लेयर वाला, सर लेयर वाला आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। उस पर रिगार्डिंग कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है, देखते हैं एमटीपी आरटीपी में कुछ क्वेश्चन निकलता है तो मैं डिस्कस करूंगा उसको। बेसिकली जो न्यू क्वेश्चंस अभी आएंगे, अगर कुछ न्यू दिखा, अभी आरटीपी मैंने एनालाइज नहीं किया है, उसका मैं एक प्रॉपर शीट बनाऊंगा जो एलडीआर में नहीं है एंड जो न्यू है, ठीक है, वो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। हाँ बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, ठीक है सर। एंड करें, एंड करें। ठीक है चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना नेक्स्ट बता देता हूँ, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चलेगा, एक सेकेंड। देखो नेक्स्ट डिस्कशन में ड्यू डिलिजेंस रहेगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कशन में ड्यू डिलिजेंस रहेगा, एंड उसके बाद जो मैं आपको बोल रहा हूँ ऑडिट का जो टेस्ट है, ठीक है, ऑडिट का जो टेस्ट है वो 21 को है, जिसमें मैं 4 चैप्टर्स को कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है। आप अभी मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, हाँ 21 को ऑडिट का टेस्ट है। सर कौन से 4 चैप्टर है? बेसिकली एग्जाम के लिए मैं एक कैटेगरी डालूंगा, तो ये 4 चैप्टर छोटे चैप्टर्स में एक कैटेगरी में सर क्या क्या है, क्या क्या मैं बता रहा हूँ। कंपनी ऑडिट, ठीक है, ऑडिट ऑफ सीएफएस, एनबीएफसी कंपनीज, एंड ड्यू डिलिजेंस, ओनली ड्यू डिलिजेंस, बिकॉज अब ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक नहीं बोल रहा हूँ, ड्यू डिलिजेंस है। इन्वेस्टिगेशन कौन सा उसमें? अरे वो कंपनीज एक्ट वाली इन्वेस्टिगेशन है, पढ़ोगे तो आपको वही है पूरा सब कुछ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन वे में अलग है, अदरवाइज पूरा सेक्शन वही है। और सर एक ऑटोमेटेड, तो आपका जो टारगेट रहेगा वो ऑटोमेटेड के साथ रहेगा, जो कि 21 को आपको टेस्ट में अपेयर होना है। ये 5 चैप्टर्स जो भी मैंने बताया है, 4-5 चैप्टर्स, ये सच बताऊँ इनमें से क्वेश्चन रहेगा नवंबर 23 में। हाईली 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 एक्सपेक्टेशन 20-25 मार्क्स का इनमें से रहेगा ही रहेगा, तो इसको अच्छे से कवर करो, थोड़ा स्पीड अप में कवर करो, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा अगेन वही, जैसा फर्स्ट टेस्ट मैंने इजी बनाया था प्रोफेशनल थिक्स का इन कार्डो का, वैसे ही आपको टेस्ट मिलते जाएंगे ऑडिट में, तो रेडी रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ शाम को टेस्ट, शाम को रहेगा, ठीक है, टेस्ट शाम को रहेगा, फिर मैं अगले दिन से कॉपी चेक करूंगा, एंड कल से मैं अपना अकाउंट्स का कॉपी जो आपका है वो मिल जाएगा, चेक करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
ऑडिट में हाईएस्ट मार्क्स 34 गए, 2-3 पेपर चेक करना बिकॉज लेट आया था, उसको मैं चेक करके रिजल्ट अपलोड करूंगा। 34.5 गया हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिस्कशन में। देखो मैं लेयर टॉपिक बता रहा हूँ ना, मैं एक बार वेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा आ गया तो ठीक है, अदरवाइज उसमें समझाने से 5 मिनट है, मैं वॉइस क्लिप से या कोई नेक्स्ट डिस्कशन में उसको ले लूँगा। ठीक है, देखो मुझे आरटीपी भी देखना था कुछ ऐसा है या नहीं है, फिर मैं उसको ले लूँगा क्वेश्चन। चलो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अच्छा।